वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्राफिकली। जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने पहले पढ़ा हुआ है फैराडे लॉ के बारे में, लेंज लॉ के बारे में, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। और उसके बाद हमने देखा एसी किस तरह से जनरेट करते हैं। और एसी जनरेट करने के बाद हमने देखा है जो कई सारे आपके टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है, एवरेज वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है, फॉर्म फैक्टर है, पीक फैक्टर, उन सभी की वैल्यूज़ किस तरह से फाइंड आउट करते हैं उनको हमने देखा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो आपके डिफरेंट टाइप्स के सर्किट्स होते हैं जिसमें कि हम एसी फ्लो करते हैं। तो उसके बाद वोल्टेज और करंट की क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं, फेज़ क्या होता है, फेज़र डायग्राम किस तरह से बनता है, उनके बारे में सीखेंगे। तो देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है, जैसे हम एसी जैसे ही जनरेट करते हैं तो यहाँ पर एसी के दो कंपोनेंट्स हमको मिलते हैं, वोल्टेज और करंट। और दोनों की जो वैल्यू होती है वो साइन पर डिपेंड करती है, मतलब साइनसॉइडल टाइप की वेव है कि जैसे आपने देखा था v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर आप देख रहे हो साइन पर डिपेंड कर रही है वोल्टेज की वैल्यू। और ये जो करंट की वैल्यू आई थी, ये आई थी आपकी आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका आई नॉट है ये मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पर वी नॉट है ये मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज की। और यहाँ पर जो इसकी एवरेज वैल्यू होती है एसी की, ये होती है वी नॉट डिवाइडेड बाई पाई बाई टू। और जो आर एम एस वैल्यू होती है ये होती है वी नॉट डिवाइडेड बाई रूट टू। तो यहाँ पर देखिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स के सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपका है प्योर रेजिस्टेंस सर्किट, प्योर इंडक्टेंस सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। और इनकी जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन बन जाता है, जैसे आर एल सर्किट, एल सी सर्किट, सी आर सर्किट, एल सी आर सर्किट। अब देखिए एल सी आर सर्किट है या इन्हीं में सर्किट्स में बात करें आप, ये तो अगर मान लीजिए आप सीरीज़ में भी इनको कनेक्ट कर सकते हैं या पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसको किस तरह से हम लोग उसका फेज़ या फेज़र डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले समझ लेते हैं फेज़ क्या है और फेज़र डायग्राम क्या है। जैसे यहाँ पर आप देखो ये आपकी वैल्यू दी गई है वी नॉट साइन ओमेगा टी। और यहाँ पर जैसे आपने करंट फाइंड आउट किया तो ये कुछ आया आई नॉट साइन ओमेगा टी। और एक मान लीजिए आप यहाँ पर दो तरह के हम लोग करंट ले लें, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से अगर आपको पूछा जाए कि इसका फेज़ डायग्राम बनाना है, तो यहाँ पर देखिए हमें पता है कि V की वैल्यू कुछ है, I1 की वैल्यू कुछ है और I2 की वैल्यू कुछ है। तो यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये मान लीजिए आपका V शो कर रहा है। और यहाँ पर आप देखो ये ओमेगा टी है और ये भी ओमेगा टी है, दोनों के बीच कोई एंगल डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा होगा, मतलब ओमेगा टी प्लस ज़ीरो इसमें भी ऐड है, प्लस ज़ीरो इसमें भी ऐड है। मतलब यहाँ पर अगर आप थीटा की बात करो, इसमें क्या एडिशन क्या हो रहा है। और देखो सेम एज़ यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर एंगल कुछ नहीं है, ओमेगा टी प्लस ज़ीरो है और यहाँ पर ओमेगा टी प्लस 90, मतलब जो आपका I2 करंट है वो इन सभी से 90 डिग्री आगे है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें इसको, अगर जो जनरली इसको बोला जाता है तो उसको बोलते हैं जो आपका I2 करंट है वो 90 डिग्री V और I1 से लीड कर रहा है। लीड का मतलब आगे चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए V है, तो V आपका इस डायरेक्शन में आपने इस लाइन पर बनाया है। और I1 भी देखिए आपका यहाँ पर कोई भी फेज़ डिफरेंस नहीं है, फेज़ डिफरेंस आपका ज़ीरो है। तो V और I1 के बीच जो आपका फेज़ डिफरेंस है वो है ज़ीरो। ठीक, तो ये हो जाता है आपका फेज़ डिफरेंस, या आप इसको बोल सकते हैं फेज़ एंगल। और यहाँ पर अगर फेज़र डायग्राम की बात करें तो फेज़र डायग्राम देखिए कुछ इस तरह से बनेगा, ये आपका V है और इसी डायरेक्शन में आपका I1 होगा। ठीक, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो I2 है वो V और I1 से 90 डिग्री ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपका I2 बनेगा, ये 90 डिग्री ज़्यादा है। ठीक, अगर यहाँ पर लिखा होता कुछ एक और करंट ले लीजिए, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये इन दोनों से 90 डिग्री लैग कर रहा है। लीड और लैग दो तरह के टर्म्स हैं। लीड का मतलब जब आगे चल रहा हो, फॉरवर्ड हो। लैग का मतलब बैकवर्ड हो, मतलब कुछ घट रहा हो। यहाँ से आप देखिए यहाँ पर एंगल कुछ ज़ीरो है और यहाँ पर 90 डिग्री आपका लैग हो रहा है। तो यहाँ पर जब लैग हो रहा होगा तो आप इसको नीचे की तरफ बनाएंगे, ये आपका 90 डिग्री। अब तो ये देखिए 90 डिग्री था, अगर 180 डिग्री दिया होता, मान लीजिए दिया होता ओमेगा टी प्लस 180 डिग्री, तो ये कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पर मान लो आपका दिया होता कुछ I4। ठीक, यहाँ पर दिया होता अगर ओमेगा टी माइनस 180 डिग्री, तो वो भी इसी डायरेक्शन में बनता क्योंकि दोनों सेम आ जाते। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि फेज़ क्या होता है और आपका फेज़र डायग्राम किस तरह से बनता है। तो पहले देख लेते हैं हम लोग प्योर रेजिस्टेंस सर्किट के बारे में। प्योर रेजिस्टेंस सर्किट, देखिए रेजिस्टेंस जब हमको दिखाना होता है तो हम इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी एक जिगजैग लाइन बना देते हैं। और यहाँ पर हम एसी के बारे में पढ़ रहे हैं, एसी सर्किट्स है, तो यहाँ पर हम लोग एसी आउटपुट, एसी इनपुट जो है प्रोवाइड करते हैं। और इसके देखिए आपके कंपोनेंट की वैल्यू होती है V
इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पर कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है, जितना वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे उतना वोल्टेज यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर मान लीजिए ये आर है, आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस को, तो ये आ गया वी आर इज इक्वल्स टू, इसी के इक्वल होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं वी आर साइन ओमेगा टी, दोनों इक्वल हैं। अब यहाँ पर हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इस पर कितना करंट जो है वो डेवलप हो रहा है, आई आर। अब देखिए आपको फॉर्मूला पता है, वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो वी बाई आर कर देंगे, मतलब इसमें अगर हम आर से डिवाइड कर दें, ठीक, तो ये आ जाएगा आपका वी आर बाई आर साइन ओमेगा टी, या फिर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, दोनों सेम है, तो वी नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। तो आई आर बराबर लिखोगे आई नॉट साइन ओमेगा टी या आई आर साइन ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पर आर से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेजिस्टेंस को, ठीक। तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, जो रेजिस्टेंस पर डेवलप हो रहा है वो है आपका आई आर, और आई आर की वैल्यू कितना है, वी नॉट बाई आर। तो यहाँ पर देखिए आपका ये जो है, ये इस पर जितना डेवलप हो रहा है वोल्टेज, और करंट देख लीजिए कितना है, आई आर साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखिए इसका फेज़र डायग्राम बना लीजिए। तो फेज़र डायग्राम आपको दिख ही रहा है, यहाँ पर भी एंगल वही है और यहाँ पर भी एंगल सेम है, मतलब दोनों एक ही फेज़ में हैं। यहाँ पर जब दोनों का एंगल सेम होता है तो उसको बोलते हैं एक ही फेज़ में है, तो ये तो हो जाएगा सेम फेज़। अदरवाइज़ लीड लैग का कॉन्सेप्ट आता है, तो यहाँ पर लीड लैग तो कुछ हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका अगर वी आर है तो इसी डायरेक्शन में आपका आई आर होगा, और फेज़ डिफरेंस की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री, ठीक है। अगर आप इसका ग्राफ देखें तो यहाँ पर जैसे वी आर साइन ओमेगा टी है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा और इसकी मैक्सिमम वैल्यू वी आर होगी। सेम एज अगर आप आई आर का ग्राफ बनाओ, ये सॉरी इस पर जो करंट डेवलप हो रही है उसका ग्राफ बनाओ, तो मान लो कुछ इस तरह से जा रहा है, दोनों तो एक ही वैल्यू पर कट करेंगे यहाँ पर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर दिखाया गया दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, मतलब इसका देखिए मैक्सिमम वैल्यू आई आर भी आपका कुछ डिफरेंट होगा, वी आर डिफरेंट होगा, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, वी आर बड़ा हो सकता है आपके आई आर से, या आई आर आपका वी आर से बड़ा हो सकता है, वो आपके डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो यहाँ तक हो गया आपका कि किस तरह से आपके प्योर रेजिस्टेंस सर्किट के लिए हम लोग इन सभी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए इसके बाद देख लेते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू वी इंटू में आई, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए आपको V भी पता है और I भी पता है, मतलब जितना रेजिस्टेंस पर आपका वोल्टेज और करंट आ रहा है उसका हमें मल्टीपल फाइंड आउट करना है, भाई इसकी जो पावर, इसमें जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है, तो यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे इलेक्ट्रिक पावर को। तो यहाँ से आप देखो जैसे ही आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा वी आर आई आर साइन ओमेगा टी, स्क्वायर में आ गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये तो देखिए हो जाएगी आपकी इंस्टेंटेनियस पावर, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक टाइम पर देख रहे हैं, मतलब डी पी की वैल्यू भी आप इसको लिख सकते हो। अब अगर आपको टोटल पी की वैल्यू चाहिए पूरे एक साइकिल के लिए, साइकिल पूरा 2 पाई में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे साइन टू थीटा के फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखिए जब आप इसको कन्वर्ट करके पूरा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगी आपकी, इस तरफ लिख लेते हैं हाफ वी आर आई आर माइनस में हाफ वी आर आई आर कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर लिमिट रखोगे, लिमिट क्या रखोगे 0 से 2 पाई, तो यहाँ पर देखो ये तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, और ओमेगा टी आपका पता है थीटा के बराबर होता है, ओमेगा टी इक्वल्स टू थीटा के बराबर है। तो जैसे ही आप यहाँ पर रखोगे cos 2 पाई, और cos 2 पाई की वैल्यू कितना होती है आपको पता है, cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर देखिए cos 2 ओमेगा टी आ रहा है तो cos 4 पाई हो गया, cos 4 पाई पे भी वैल्यू 1 होगी और cos 0 पर भी वैल्यू 1 होगी, तो 1 माइनस 1 0, तो ये वाला टर्म आपका पूरा हट जाएगा, आ जाएगा कितना हाफ वी आर इंटू में आई आर। और देखिए यहाँ से आप देखे थे आर एम एस की वैल्यू कितना होती है, वी नॉट बाई रूट 2 और वी आई आर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका जो वी नॉट है सेम एज आपके वी आर के बराबर है, यहाँ से आपने देखा था वी आर और वी नॉट बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप जैसे ही इसकी वैल्यू अगर इस तरह से लिखना चाहें वी आर बाई रूट 2 इंटू में आई आर बाई रूट 2, तो ये देखिए आर एम एस वैल्यू, करंट की आरएमएस वैल्यू और वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू के मल्टीपल के बराबर होगा। तो देखिए इतना सब ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसा ही सिंपली आप इक्वेशन लगाएंगे सॉल्व करेंगे
पावर के लिए, तो आ जाएगा। यहाँ पर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर बस आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि किस तरह से आपका फेज़ बनता है, मतलब किस तरह से आप फेज़र डायग्राम बनाते हैं, फेज़ क्या होता है, बस आपको यहाँ पर यही बातें याद रखना है। अब देखिए इसके बाद देख लेते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में। प्योर इंडक्टिव सर्किट, देखिए प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, जैसे आप देखते हैं नॉर्मल जब वायर होता है तो इसको समझते हैं कि हम इसका रेजिस्टेंस होगा, बट अगर आप इसको कॉइल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो इसमें इंडक्टर का भी कॉन्सेप्ट जुड़ जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखो वायर है तो वायर की वजह से रेजिस्टेंस भी आएगा, और यहाँ पर आपने कॉइल बना दिया तो कॉइल की वजह से इंडक्टर का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। तो इसमें बोथ है, आपका आर सर्किट भी है, एल सर्किट भी है। लेकिन हम जब प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करते हैं तो वहाँ पर हम रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपका बनता है प्योर इंडक्टिव सर्किट। और वैसे अगर आप दोनों में डिफरेंस देखना चाहो तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जैसे ही आपने एसी फ्लो की तो यहाँ पर करंट जनरेट होगी, तो करंट जनरेट होगी उसकी वजह से एक वेरिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और इस वेरिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कॉइल में एक अलग ईएमएफ जनरेट होगा, जो कि इस जो आपने फ्लो किया है करंट उसके जस्ट अपोजिट नेचर के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर आप देखो, जैसे ही मान लो अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो ये आपका इस तरह का एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा कि यहाँ पर एन पोल बन जाएगा और यहाँ पर एस पोल बन जाएगा। मतलब कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो प्रोड्यूस हो जाएंगी। अब देखिए ये किस तरह से, अगर ऐसे आप एक मैग्नेट यूज़ करें कि उसका एन पोल हो, एस पोल ऐसे कुछ हो, तो भी इसी तरह की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। मतलब ये आपकी इसकी इक्विवेलेंट हो गया, मतलब जो आपका परमानेंट मैग्नेट था बिल्कुल उसकी तरह ये वर्क कर रहा है आपका ये जो कॉइल है। बट अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप एक रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं, ये वायर है आपका, ये इसका कुछ रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर आपने एसी जो है फ्लो कराई है। तो जैसे ही आप एसी फ्लो कराएंगे तो यहाँ पर जो करंट इसमें जो फ्लो हो रही है रेजिस्टेंस में, उसका नेचर जो है वेरिएटिंग है। तो अब चाहे वेरिएटिंग नेचर का हो या एक ही डायरेक्शन में हो, तो इसकी वजह से केवल एक ही मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो कि मान लीजिए अगर कुछ इस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है, कुछ इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, एक सर्कल के शेप का होगा, ठीक। और यहाँ पर कोई इंडक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे जैसे ये तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये इस करंट की वजह से बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक मैग्नेटिक फील्ड बना, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से एक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, इसमें इसका जस्ट अपोजिट होगा। क्यों अपोजिट होगा? क्योंकि आपको पता है फैराडे के फर्स्ट लॉ से कि जैसे ही किसी कॉइल पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक होता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर वो बार बार चेंज होता है तो उस फील्ड में एक इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है कि वो जिससे जनरेट हुआ है उसी का अपोज करता है, जैसा कि हमने लेंज लॉ से सीखा है। तो यहाँ तक आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इंडक्टर जो है कैसे वर्क करता है। इसको हमने पहले भी पढ़ा, ये आपका एक बार रिवाइज हो गया। तो अब देख लेते हैं इसमें जो वोल्टेज और करंट आता है उसमें क्या फेज़ एंगल होगा और उसका फेज़र डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए जो आपकी आउटपुट, यहाँ पर जो आप इनपुट प्रोवाइड करते हैं वो होता है V0 साइन ओमेगा टी। तो आप देखिए इतना जो आपका जो वोल्टेज है उतना ही ये इस पर भी जनरेट हो रहा होगा, लेकिन इस वोल्टेज की वजह से, क्योंकि इसका बार बार जो नेचर है चेंज हो रहा है, तो इसकी वजह से जो करंट होगा वो भी बार बार चेंज हो रहा होगा, बार बार फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एक इसी के मेजरमेंट का, एक इसी की बिल्कुल माप का, एक जस्ट अपोजिट में जो ईएमएफ जनरेट होता है उसकी वैल्यू देखिए हमें पता है इज इक्वल्स टू हो जाता है माइनस में एल डी आई बाई डी टी। अब ये देखिए ये इतना ही है, बस इसमें हमने साइन लगा दिया जाता है अपोजिट डायरेक्शन दिखाने के लिए। मतलब ये जो है आपका V0 साइन ओमेगा टी, ये इसके पॉजिटिव वैल्यू के बराबर है एल डी आई बाई डी टी। जैसा कि आपको पता हो कि पिछले हम लोग जब पढ़ते थे तो यहाँ पर माइनस साइन इसलिए लगाते थे कि जो दोनों का नेचर है वो अपोजिट है। मतलब मान लीजिए इसकी वैल्यू जब पॉजिटिव में आ रही है तो इसकी वैल्यू निगेटिव में आएगी, तो इसलिए यहाँ पर हम इसकी वैल्यू इतना लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना है करंट की वैल्यू कि इस पर कितना करंट जो है वो जनरेट हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं V0 साइन ओमेगा टी, और इधर आपका हो गया dt, और ये आ गया एल डी आई। ठीक है, यहाँ तक यहाँ पर हमने दोनों तरफ जो है इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया और इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए V0 वाली जो वैल्यू है आपकी कांस्टेंट है, और साइन ओमेगा टी dt का जो इंटीग्रेशन होता है ये हो जाता है माइनस में कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा ओमेगा। फिर यहाँ पर सेम एज यहाँ पर आपका डी आई है तो ये हो जाएगा आई। अब यहाँ से देखिए आपको करंट की वैल्यू मिल गई। तो अब यहाँ से इसको एकदम बेसिक टर्म्स में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका I इज इक्वल्स टू, ये हो गया माइनस V0 डिवाइडेड बाई एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि आपका वोल्टेज जो है वो साइन के टर्म में है,
तो ये आपका कॉस के टर्म में है कि दोनों को एक सेम टर्म में कर लेते हैं। देखिए आपको पता होगा एक फॉर्मूला, ये होता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाता है कॉस थीटा। और आपको ये भी एक फॉर्मूला पता है कि अगर साइन माइनस थीटा लिखा हो तो इसकी वैल्यू आप लिखते हैं माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा थीटा माइनस 90 और माइनस बाहर आ जाएगा आपका, तो माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस 90 इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस थीटा, या फिर आप बोल सकते हैं साइन थीटा माइनस 90 इज इक्वल्स टू माइनस में कॉस थीटा। यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा। तो यहाँ पर देखिए सेम एज है आपका माइनस कॉस ओमेगा टी, तो इसकी वैल्यू आप क्या लिख सकते हो साइन ओमेगा टी माइनस 90 और आपका इधर जो है वी नॉट बाई एल ओमेगा, इसकी वैल्यू है आई के बराबर। ये आ गया आपका करंट का इक्वेशन। और यहाँ से आप देखिए अगर इसको इस तरह से लिख दें हम आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस में 90 डिग्री, तो ये आ गया इसका जनरल इक्वेशन। आई नॉट जो है ये आई की मैक्सिमम वैल्यू है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट डिवाइडेड बाई एल ओमेगा। अब देखिए यहाँ से एक और आपका रिलेशन देख लेते हैं। जैसे आपको पता है वी इज इक्वल्स टू होता है आर ओमेगा होता है, सॉरी वी इज इक्वल्स टू होता है आई आर या आर आई लिख सकते हो आप। और यहाँ से आप देखिए अगर इस तरह से लिख लें आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वी बाई आर, तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो टर्म है ये जो आपका एल ओमेगा है यही आपके रेजिस्टेंस के बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो क्या आ गया आपका यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आया, बट इसको हम रेजिस्टेंस ना बोलकर इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब एक इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस यहाँ पर लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये इंडक्शन है, इंडक्टर है, तो यहाँ पर बोलेंगे इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस। अदरवाइज अगर यहाँ पर जब हम कैपेसिटर की बात करेंगे, जो आपका प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता है, तो उसमें जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इसका पहले मीनिंग ले लेते हैं, क्या था इंडक्टिव रिएक्टेंस। यहाँ तक आई थिंक आपका क्लियर होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आ गया इंडक्टिव रिएक्टेंस। और यहाँ पर देखिए आपका वोल्टेज और करंट का जो इक्वेशन था वो मिल गया। अब यहाँ से आप फेज बता सकते हैं कि दोनों के बीच का जो एंगल है, फेज एंगल है, वो कितना है, और इनका फेजर डायग्राम भी बना सकते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर देखिए ओमेगा टी है केवल और यहाँ पर ओमेगा टी 90 है, तो दोनों के बीच का जो एंगल डिफरेंस है, जो आप बोल सकते हो फेज एंगल, वो है 90 डिग्री। अब इसका देखिए कर्व बना लेते हैं। अब मान लीजिए v को जो है रेफरेंस मान ले रहे हैं, यहाँ पर कहीं v है, तो यहाँ पर आप देखिए ये ओमेगा टी है, ओमेगा टी से कितना कम है 90 डिग्री कम है, मतलब ये कुछ यहाँ पर आएगा आपका करंट। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो जो करंट है वो वोल्टेज से लैग कर रहा है कितना 90 डिग्री, तो यहाँ पर जो फेज एंगल हो जाएगा v और I का वो हो जाएगा 90 डिग्री। ये हो गया आपका फेज एंगल फाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और यहाँ पर लिखेंगे जो आपका करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा है। देखिए करंट जो है, करंट आपका V से 90 डिग्री लैग फ्रॉम V, ये हो गया। और दूसरा अगर हम V को कहें तो V जो है आपका 90 डिग्री लीड कर रहा है। ठीक है, ये तो ज़्यादा है इससे 90 डिग्री आपके करंट से, फ्रॉम करंट। तो यहाँ पर आप देखिए दो बातें आपको ध्यान देनी है कि किससे आप मान रहे हैं, रेफरेंस आपका क्या है, उससे क्या आपका फेज एंगल आ रहा है, तो बार बार वो चेंज हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हो V तो लीड कर रहा है I से, बट I जो है V से लैग कर रहा है। और यहाँ पर आपके पास पूरा एक जो जनरल इक्वेशन आया वो कहाँ से आया आपने देख लिया। और आज का ये वीडियो यहाँ पर एंड करेंगे, और इसके नेक्स्ट वीडियो में जो आपके अदर जो अलग सर्किट्स बचे, जैसे कि आपका प्योर कैपेसिटिव सर्किट बचा हुआ है अभी, और भी बहुत सारे जो कॉम्बिनेशन वाले सर्किट बनते हैं सीरीज़ में हो, पैरेलल में हो, उनको हम करेंगे अगले वीडियो में।